हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिक्स का, इसकी थर्ड यूनिट चल रही है न्यून तापों का। आज इसमें अपन टॉपिक पढ़ेंगे पुनर्निवेशी शीतलन, रीइन्वेस्टिंग कूलिंग। पुनर्निवेश का मतलब क्या होता है? एक बार जो है उसको दोबारा निवेश कर दिया। अब चूंकि अपन जानते हैं, पिछला अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है जूल थॉमसन गुणांक का, म्यू एच बराबर होता है CP और TI/T -1। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। ये विकर्ण ताप और ये गैस का सामान्य ताप। विकर्ण ताप की तुलना में ताप गैस का जितना कम होगा T का मान उतना ही ज़्यादा म्यूएच का मान आएगा। म्यूएच अगर पॉजिटिव है, शीतलन होगा गैस का तो पॉजिटिव मान ज़्यादा आएगा। तो प्रारंभिक ताप जो है वो कम से कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही गैस का ज़्यादा शीतलन किया जा सकता है। अब चूंकि अपने जानते हैं यूएच इसको लिखा था हमने dT/dt, यानी कि ताप में जो परिवर्तन है वो दाबांतर के समानुपाती है। दाब में अंतर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो अपन जूल थॉमसन प्रसार में गैस को सरंध्र दाब से गुजारते हैं, प्रसारित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, दाबांतर बढ़ा दें, उच्च दाब और निम्न दाब का अंतर बढ़ा दें तो दाबांतर जितना बढ़ेगा ताप उतना ही कम होगा। लेकिन फिर भी उतनी कमी नहीं आ पाती जितनी अपन अपेक्षा रखते हैं। यानी किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए जितना कम या न्यून टेम्परेचर आवश्यक होता है उतना टेम्परेचर अपन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसको ठंडी हो चुकी जो गैस एक बार है उसको दोबारा से सरंध्र दाब से प्रसारित कराओ, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर और दोबारा से उसको प्रसारित कराओ। तो ऐसे बार बार पुनर्निवेश का मतलब रीइन्वेस्ट, दोबारा उसको प्रसारित कराएंगे। हर बार उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। कम टेम्परेचर वाली गैस और ज़्यादा ठंडी होगी, फिर कम टेम्परेचर हो जाएगा, फिर दोबारा प्रसारित कराएंगे तो और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो लगातार इस तरह ठंडी करते करते एक स्थिति में इतना कम टेम्परेचर अपन प्राप्त कर सकते हैं कि गैस का क्या हो जाए, द्रवीकरण हो जाए, गैस का ही बदल जाए, द्रव में बदल जाए। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं पुनर्निवेशी शीतलन। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि जूल थॉमसन प्रसार में ताप में परिवर्तन दाबांतर के समानुपाती होता है। अर्थात दाबांतर जितना अधिक बढ़ाते हैं ताप में उतनी ही अधिक कमी होती है। ताप में उतनी ही अधिक कमी होती है, परंतु दाबांतर बढ़ाने के बाद भी ताप में पर्याप्त कमी नहीं होती। पर्याप्त
को द्रव में बदलने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, उतना नहीं मिलता। अतः एक बार ठंडी हो चुकी गैस का, एक बार ठंडी हो चुकी गैस का सरंध्र डार्ट द्वारा पुनः प्रसार किया जाता है। सरंध्र डार्ट द्वारा पुनः प्रसार किया जाता है। दोबारा से उसको सरंध्र डार्ट से गुजारेंगे, जिससे गैस का लगातार शीतलन होता है। लगातार मानी एक बार ठंडी होगी फिर और हो जाएगी, फिर दोबारा रीइन्वेस्ट करेंगे, फिर तिबारा चौबारा, बार बार गैस का शीतलन होता रहता है। इस प्रक्रम को कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं पुनर्निवेशी शीतलन। पुनर्निवेशी शीतलन कहते हैं, रीइन्वेस्टिंग फ्लूइड, पुनर्निवेशी शीतलन। अब किस तरह से इसमें प्रोसेस होता है तो उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम क्या बनाना है। तो यहाँ पे एक संपीड़न हमने लिया है, संपीड़न जिसके द्वारा हम गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करेंगे। तो जिस किसी गैस को संपीड़ित करना, शीतलन करना है, उसे यहाँ से जलवाष्प रहित करके अंदर प्रवेश करेंगे। जलवाष्प रहित, वायु करा वायु, कोई गैस को करा रहे हैं तो गैस। तो ये हमारा संपीड़न है, जिसकी सहायता से कुछ दाब लगाकर गैस को संपीड़ित करते हैं। यहाँ से जो गैस संपीड़ित होगी उसको एक नली से हम गुजारेंगे। यहाँ वो गैस है जिसका हमको शीतलन करना है, गैस हो या वायु हो सकती है। यहाँ से फोर्स करके इसको संपीड़ित किया जाएगा और ये जो संपीड़ित वायु या गैस है उसको एक टेढ़ी मेढ़ी नली से प्रवाहित करेंगे। टेढ़ी मेढ़ी नली ज़्यादा समय तक वो ठंडी हो सके। और ये जो नली है वो एक वाटर टैंक से घिरी होती है, ठंडे वाटर टैंक से। चारों तरफ उसके ठंडा पानी प्रवाहित कराते रहते हैं, जिससे कि जो गैस इस नली में होके जाएगी वो गैस इस ठंडे पानी के संपर्क में आने से इसका प्रारंभिक ताप जो है वो घट जाएगा। ठीक है, ये हमने ठंडे पानी का एक टैंक इसके चारों तरफ है नली के। तो जो गैस इस नली में होके प्रवाहित हो रही है वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने पर और ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया ना हमारा है शीतलन के लिए, तो उसमें Ti उत्क्रमण ताप तो फिक्स है, ये प्रारंभिक ताप है। ये जितना कम होगा शीतलन उतना ही ज्यादा होगा, यानी गैस का ताप उतना ही और घट जाएगा। तो प्रारंभिक ताप कम रखने के लिए हमने इसको ठंडे पानी के वाटर टैंक से गुजारा, ताकि गैस प्रसारण से पहले ही उसका टेम्परेचर कम हो जाए। और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही शीतलन ज्यादा होगा। तो इसको फिर हमने यहाँ प्रसार करने के लिए ये नली से गुजार रहे हैं। यहाँ एक ऊष्मा विनिमयक लगाया है वापस गैस को लाने के लिए। इसको हीट एक्सचेंजर बोलेंगे, ऊष्मा विनिमयक। इस
इसका जो नीचे का सिरा है वो बारीक छिद्र के रूप में है, यानी कि ये सरल डार्ट का काम करेगा। इसको नोजल कह सकते हैं अपन, नोजल है। यहाँ एक नली के द्वारा इस गैस को वापस इसमें भेज सकते हैं। तो जो गैस ठंडी नहीं हो पाई पूरी तरह से, उसको यहाँ वापस भेज देंगे ये इस तरह से। तो मान लीजिए ये जो गैस है इस नली में होके आई ठंडी, इसका प्रारंभिक ताप पहले कम हो गया। यहाँ इसका निम्न दाब पर, उच्च दाब पे हमने इसको कंप्रेस किया, फिर ये ठंडी होते हुए ठंडे पानी से यहाँ से इसका सरद डार्ट या नोजल के द्वारा प्रसार होगा, इससे इसका ताप कम हो जाएगा। इतना कम नहीं होगा कि गैस का द्रवीकरण हो सके। तो जो ठंडी गैस है वो वापस इस नली में होते हुए, ये ठंडी गैस वापस इस नली में होते हुए इसमें आ जाएगी उष्मा विनिमय में, और जो गैस इसमें आ रही है उसको भी ठंडा करेगी। ठंडी गैस नली में प्रवाहित गैस को ठंडा करेगी और वापस ये इसको यहाँ संपीड़क में भेज देंगे। वापस इसको यहाँ संपीड़क में भेज देंगे। यहाँ से गैस अभी पूरी तरह से द्रव में बदली नहीं है, केवल ठंडी हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है, वो वापस आ गई। जो ठंडी होगी वो इस नली को भी, नली में प्रवाहित गैस को भी और ठंडा कर देगी, जिससे इसका प्रारंभिक ताप कम हो जाए, डबल काम करेगी। और फिर वापस यहाँ आते हुए इसमें आ जाएगी, फिर से कंप्रेस कर देंगे, पुनर्निवेश कर देंगे, फिर से आएगी, तो फिर ठंडी और टेम्परेचर घट जाएगा। फिर भी अगर गर्म नहीं होता तो फिर वापस। तो इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरी गैस टाइम नहीं बदल जाती द्रव में। और जब द्रव में बदल जाए तो यहाँ ये नोजल लगा रखा है इसकी सहायता से, और इसमें वो द्रव अपन एकत्रित कर सकते हैं लीटर में। द्रव के रूप में एकत्रित हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से ऊष्मा विनिमय द्वारा अपन गैस को ठंडा करके इसमें प्रवाहित करेंगे, यहाँ से फिर इधर चले जाएगी। तो बार बार गैस को अपन री इन्वेस्ट करते हुए ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक स्थिति आएगी जब गैस का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस नॉब को खोल देंगे यहाँ से, इस नॉब के द्वारा द्रव इसमें एकत्रित हो जाएगा, यानी गैस का क्या हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा, गैस का द्रवीकरण हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं पुनर्निवेशी शीतलन। तो पुनर्निवेश हो रहा है इसके अंदर, ठंडी हो चुकी गैस अगर द्रव में नहीं बदली तो वापस ऊष्मा विनिमय से यहाँ आ जाएगी, फिर कंप्रेस करके फिर भेज देंगे। हर बार उसका टेम्परेचर घटता जाएगा, और जितना टेम्परेचर घटेगा उतना ही ज्यादा शीतलन भी होगा। स्थिति के अकॉर्डिंग प्रारंभिक ताप जितना कम होगा शीतलन उतना ही अच्छा होता जाएगा, और अंत में इतना शीतलन हो जाए, इतना टेम्परेचर घट जाए कि गैस का द्रव में परिवर्तन हो जाए। इस तरह से अपन गैस का द्रवीकरण कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पुनर्निवेशी शीतलन। अब इसके बाद दूसरा जो एक और तरीका है शीतलन का, शीतलन के हम तरीके पढ़ेंगे इस चैप्टर में कई सारे। तो ये अब इसमें दक्षता और निकालें पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता। पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता। एफिशिएंसी पावर निकाले दक्षता। तो चूंकि इसमें गैस का द्रवीकरण हो रहा है, तो माना प्रारंभिक गैस, शुरू में जो गैस ली उसकी एंथैल्पी HI, I का मतलब इनिशियल,
माना प्रारंभिक गैस की एंथैल्पी HI है। पुनर्निवेशी शीतलन द्वारा इसका x भाग, x का मतलब x की मात्रा उसकी कुछ भाग द्रव में बदल गया, इसका x भाग ठंडी होगी गैस तो द्रव में बदलेगा, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी एंथैल्पी HL है। लिक्विड है इसलिए L से लिखा गया, जिसकी एंथैल्पी HL है। और जो बची हुई मात्रा है शेष 1 माइनस x मात्रा उन्हें शीतलन के लिए भेज दी जाती है। द्वारा जो उसमें विनिमय से अपन भेजेंगे तो वापस कंप्रेशन के लिए, शेष जो बची गैस के रूप में उसको वापस भेजते हैं, उन्हें शीतलन के लिए भेजी जाती है, जिसकी एंथैल्पी HF है। इसकी एंथैल्पी क्या है? HF। F का मतलब फाइनल है, तो HI बराबर हो गया XHL प्लस 1 माइनस XHL। 1 माइनस x भाग की HF है और HL x भाग की है, टोटल HI है, एक मात्रा है टोटल ये, तो इससे अपन उसका निकाल सकते हैं HI बराबर XHL प्लस HF से गुणा कर दिया HL माइनस XHL, HF को धर लिया, HI माइनस HF बराबर इनमें x कॉमन ले लो, HL माइनस HF, x जो मात्रा द्रव में परिवर्तित हुई x बराबर क्या आएगा? HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF। ये यूं भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे, HF माइनस HI अपॉन HF माइनस HL। अब इससे पता लग रहा है HI का मान इतना कम होगा, ये मान इतना कम होगा, ऊपर का मान डिफरेंस बढ़ेगा ना, तो x का मान भी बढ़ेगा, यानी कि HI कम होने पर x का मान क्या होगा? मैक्सिमम। दक्षता अगर बढ़ानी है तो HI प्रारंभिक एंथैल्पी को क्या करना पड़ेगा? प्रारंभिक एंथैल्पी कम रखने के लिए टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, तो जितना कम टेम्परेचर रखोगे, उतनी कम एंथैल्पी रखोगे, उतना ही ज़्यादा भाग गैस का काय में बदलेगा द्रव में, यानी कि वो दक्षता को शो करेगा। दक्षता मतलब काम ही तो है, कितनी मात्रा वो गैस का द्रव में परिवर्तित कर देता है, तो गैस की द्रव में जो परिवर्तित मात्रा वो डिपेंड करेगी प्रारंभिक एंथैल्पी या प्रारंभिक टेम्परेचर पर। इस तरह से अपन दक्षता इसकी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो तरीका है वृद्धोष्ण शीतलन, वृद्धोष्ण शीतलन। वृद्धोष्ण शीतलन क्या होता है उसको ध्यान से समझें। वृद्धोष्ण का अर्थ तो समझ में आता ही है, बिना ऊष्मा के आदान प्रदान के शीतलन करना है। अब शीतलन के लिए प्रोसेस वही है, जूल थॉमसन प्रसार है, तो किसी गैस को वृद्धोष्ण तरीके से सरल डार्ट से प्रवाहित करें तो दाब में बाह्य बल, दाब का मतलब बल ही है, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल ही तो दाब होता है, तो उस गैस के अणुओं को बल के विरुद्ध या बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य में गैस की आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, तो गैस के ताप में भी कमी आएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वृद्धोष्ण शीतलन। यदि वृद्धोष्ण प्रक्रम में बिना कोई ऊष्मा लिए हुए किसी गैस का प्रसार किया जाए
सारा को समीकरण से करना किया जाए तो गैस के अणुओं द्वारा बाह्य बलों के विरुद्ध किया गया कार्य गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी कर देता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी कर देता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो गैस का ताप भी कम होता है। इस प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रुद्धोष्म शीतलन। बिना ऊष्मा लिए क्या करना है? शीतलन करना है। शीतलन का मतलब साफ स्पष्ट टेम्परेचर घटाना है, ताप कम करना है, लो टेम्परेचर प्राप्त करना है। अब उसमें ऊष्मा नहीं ले रहे हो गया रुद्धोष्म शीतलन। तरीका है विधि है रुद्धोष्म शीतलन। अब देखो चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम पहले भी पढ़ा होगा भाई तुमने 11th 12th केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब में। रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण क्या होता है? पहले भी हीट इंजन में बताया था मैंने, ऊष्मा इंजन पढ़ाया था। रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण क्या होता है? P V की घात गामा बराबर नियम। ये होता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण, इसको P के रूप में लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि PV बराबर होता है RT। तो P या B की जगह लिखो RT अपॉन P, B को रिप्लेस कर देते हैं। P V की जगह लिख दिया हमने RT अपॉन P की घात गामा और बराबर नियम। अब R तो कांस्टेंट है, उसकी घात गामा ऐसे रहेगी, नियम की रहेगी। और P की घात क्या होगी? ऊपर 1 और नीचे गामा, तो P की घात 1 माइनस गामा और P की घात गामा बराबर नियम। R की घात गामा तो नियम में चली जाएगी, नियम भी रहेगा। इसके हॉल का बनोपन गामा लगा दें दोनों तरफ, जैसे वर्गमूल लेते हैं तो हॉल घात 1/2 लगाते हैं, और ये नियम की घात 1/2 उधर भी लगा दो, तो 1/2 गामा लगा दो। तो क्या समीकरण बन गया ये? P की घात 1 माइनस गामा अपॉन गामा, और इधर P की घात गामा से गामा कट जाएगी 1, और नियम पे तो कुछ भी लगा दो, नियतांक की गामा भी नियतांक की है, नियत ही रहेगा। तो ये भी एक अवस्था समीकरण बन गया। अब दोनों अवस्थाओं के लिए अगर इसको देखते हैं, नियत होने का मतलब प्रारंभिक अवस्था में इनका गुणनफल और अंतिम अवस्था में इनका गुणनफल क्या होना चाहिए? बराबर। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या लिखेंगे? PI इनिशियल की घात 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू TI की घात, इसकी घात है नहीं है, और बराबर फाइनल पोजीशन में PF की घात 1 माइनस गामा अपॉन गामा और TF। I का मतलब इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति में दाब और ताप का गुणा अंतिम स्थिति में दाब और ताप के गुणा के बराबर होता है। तो इससे अपने को TF निकालें, मतलब प्रारंभिक ताप की तुलना में अंतिम ताप कितना कम कर सकते हैं। तो TF बराबर क्या हो जाएगा? इसको बदल लिया पीछे, TI एज इट इज, TI अपॉन TF की घात 1 माइनस गामा अपॉन गामा। TF निकालना मतलब अंतिम ताप ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस गामा अपॉन गामा। इस फॉर्मूले से अपन शीतलन में कितना ताप प्राप्त हो जाएगा वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसे एग्जाम्पल लिखे देखें। और एग्जाम्पल CO2 गैस का करें शीतलन।
CO2 गैस के लिए। ठीक है, CO2 गैस वास्तविक गैस है, इसका अपन शीतलन करेंगे। तो CO2 गैस के लिए प्रारंभिक ताप जो है वो रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन हो गया 300 केल्विन। ठीक है, प्रारंभिक ताप हमने जो कंप्रेस किया वो मान लो 150 वायुमंडलीय, 150 वायुमंडलीय दाब, इतना दाब लगा दिया। अंतिम दाब तो सामान्य दाब होगा जो कितना होता है 1 वायुमंडलीय। और चूंकि ये द्विपरमाणु गैस है, बहुपरमाणु गैस वास्तविक गैस है, इनके लिए गामा का मान होता है 1.3। तो गामा का मान PI PF PI का मान इसमें रखो और सॉल्व करके देखो कि कितना अंतिम ताप अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मान रखो TF बराबर PI का मान कितना हो गया 300, PI का मान लिख दो 150, PF का मान लिख दो 1 और 1 माइनस गामा का मान 1.3 बटे 1.3। इसको सॉल्व करेंगे तो TF बराबर 300, 150 की घात एक में से 1.3 के अगर 0.3 बचा पॉइंट हट जाएगा, क्या बचेगा -3 बटे 13। पॉइंट को हटा देंगे हम, एक में से 1.3 गया, 0.3 बचा, पॉइंट हटा दिया, 3 बटे 13। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लॉग लेना पड़ेगा अपने को, बिना लॉग लिए सॉल्व होगा नहीं। तो लॉग ले लो, लॉग TF बराबर इस पे लॉग लगाएंगे लॉग 300, लॉग की प्रॉपर्टी से घात आ जाती है -3 बटे 13 और लॉग ऑफ 150। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं अलग अलग करके, log 3 प्लस log 100, 3 गुणा 100 लिखेंगे ना इसको, 300 को 3 अलग हो गया, log 100 अलग हो गया, log 100 हो गया -3 बटे 13 और इसके फैक्टर क्या होंगे 3 गुणा 5 गुणा 10, 15 50 हो गया, 5 के 15 गुणा 10 फैक्टर कर सकते हैं। तो क्या लेंगे समान log 3 प्लस log 5 प्लस log 10। log की प्रॉपर्टी से गुणा वाला सब अलग अलग लगाएंगे, हो गया log 3 का मान कितना होता है 0.4771, log 100 का मान कितना होता है 2 -3 बटे 13, log 3 का मान 771, log 5 का मान 0.6989 और log 10 का मान 1। तो सॉल्व कर लो वैसे तो 0 पॉइंट ये कितना हो गया 2.4771 -3 बटे 13, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 1 0, 1 9 7 16 पीछे 1 10 7 17 के साथ 1 7 4 11 के लिए 2.3 3 से गुणा करके 13 का भाग दे दो इसमें, log PF बराबर हो गया 2.477 1 माइनस 3 से गुणा करो पहले, 0 3 3 18 3 21 22 3 2 5 3 2 6 और बटे 13 का भाग देंगे 13.65 13×26 घटाएंगे कितना आएगा 1 7 में से 2 5 7 14 में से 5 के तो 9 1.9751। तो TF बराबर कितना हो जाएगा, एंटी लॉग करेंगे इसका, एंटी लॉग 1.9751 2 के समथिंग है, 2 का एंटी लॉग क्या आता है लगभग 100 के आसपास, तो log 2 किसका मान था 100 का, तो 1.97 है 100 के आसपास है, 2 के आसपास आएगा तो उससे थोड़ा कम आएगा। तो ये तो टेबल से निकाल सकते हैं मान, लगभग 93 के आसपास आएगा, 4 1 सही या लगभग में लो 95 केल्विन। यानी इस पूरे प्रोसेस के द्वारा हमने CO2 गैस का टेम्परेचर कितना कर दिया 95 केल्विन कर दिया।
जो कितना था 300 केल्विन था, तो 300 केल्विन वाली CO2 गैस का टेम्परेचर 95 कर दिया। और जबकि CO2 गैस के लिए जो उत्पादन मान होता है वो 194.6 केल्विन होता है। यानी अगर CO2 गैस का ताप हमने 194 भी बढ़ दिया तो गैस सीधे ठोस में बदल जाती है। ऊर्ध्वपातन समझते हैं, गैस का ठोस में डायरेक्ट परिवर्तन। तो गैस उतने कम ताप पर हमने तो 95 कर दिया और भी कम कर दिया, तो ये गैस टाइम बदलने के डायरेक्ट बजाय क्रम में बदलने के ठोस में। इसीलिए तो CO2 गैस का दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ। केमिस्ट्री पढ़ा हुआ कभी? CO2 गैस को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। कभी देखो अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, आग बुझाने के, उसमें कौन सी गैस होती है? लिक्विड रूप में होती है। जब उसका नॉब टूटता है तो बाहर जब निकलती है तो गैस का प्रसार ही होता है वहां पे। और जब गैस का प्रसार होगा बिना उष्मा लिए दिए तो गैस ठंडी हो जाती है। तो कुछ गैस ज्यादा ठंडी हो जाती है, वो वहां जम जाती है उसके मुंह के आसपास जम जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ, बिना पानी की। लिक्विड जो पानी से बर्फ बनती है तो पानी की, तो सीधी शुष्क गैस से गायब चेंज हुई है सॉलिड में, इसीलिए इसका नाम क्या है? शुष्क बर्फ। ठीक है।